गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आज हम जानेंगे कि 10 बेसिक लीगल अधिकारों के बारे में हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। सभी इन्फॉर्मेशन मतलब नागरिकों को होनी चाहिए। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपको ऋषभ पांडे से, जो कि आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन की लीगल एकेडमिया से जुड़े हुए हैं 3 साल से। तो ऋषभ पांडे आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन जानकारी देंगे इसकी, कि हम नागरिकों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसका अधिकार है कि हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो चलिए आप लोगों से मिलवाते हैं। ऋषभ ये है लीगल एकेडमिया से जुड़े हुए हैं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ये ऋषभ पांडे, इनसे मिलिए आप। हेलो गाइस, मैं यहाँ पर असल में आपको आपके 10 बेसिक लीगल अधिकारों के बारे में बात करूँगा। इन अधिकारों को मैं 2 डिस्टिंक्शंस में बांट देना चाहता हूँ पहले से ही, जो कि कुछ अधिकार हैं जो कि आपके मूल रूप अधिकार हैं, जो कि भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स के तौर पे डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। ये राइट्स आर्टिकल 13 से लेकर 32 के बीच में हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके मूल रूप एक ह्यूमन राइट्स की तरह देखे जाते हैं, जो कि हर भारतीय नागरिक को प्रदान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा। ये पार्ट 3 है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का। स्पेशली मैं उन अधिकारों की कुछ बात करूंगा जो इन फंडामेंटल राइट्स से अलग है, जो कि आपकी लीगल राइट्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी कई बाधाओं को सॉल्व कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उसके अंदर मैं आज आपसे 3 राइट्स के बारे में बात करूंगा, जो कि हमें आज लीगल अधिकारों की मैं बात करूंगा। वो असल में मैं आपसे ज़्यादा नहीं और ज़्यादा डिटेल में ना घुस के सिर्फ कुछ मूल रूप से 10 अधिकारों की बात करूंगा। इनमें हम उन लीगल अधिकारों को 2 डिस्टिंक्शन में बांट देना चाहेंगे, जो कि पहले होगा फंडामेंटल राइट्स, जो कि आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे भारतीय संविधान में पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है। ये शुरू होते हैं आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि 32 पे ख़त्म होते हैं। इसके अलावा, इन ह्यूमन राइट्स के अलावा, अगर आपकी कोई लीगल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, अगर उनका कोई वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडीज़ हैं, या आप उन अधिकारों जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, लीगल राइट जो कि आए दिन उल्लंघन हो जाते हैं आपके और आप कभी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। इससे आप एज अ सिटीज़न अवेयर रहेंगे। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप उस पर क्विक रेमेडी या क्विक डिसीजन ले सकते हैं, जिससे ये रिजॉल्व हो जाए। सबसे पहला मैं जो बात करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा हमारे बेसिक और एक ऐसे राइट की जो कि काफ़ी नया था, 2005 में आया, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड किया गया 2005 में 21A, आर्टिकल 21A द्वारा। इसके तहत हर भारतीय नागरिक के पास अधिकार है कि वो सरकार से या किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से पब्लिक पॉलिसीज़ को लेके या सरकारी इंस्टीट्यूशन से पब्लिक पॉलिसीज़ को लेके सवाल कर सके। उनसे ये पूछ सके कि अगर आपने ये काम किया है तो ये किस तरीके से किया है, क्यों किया है, इसका क्या मकसद था। राइट टू इन्फॉर्मेशन ने हमारे डेमोक्रेसी को एक पिलर, एक नया पूरा डायरेक्शन दिया। राइट टू इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें हैं जो हम सरकार हमारे लिए लाभबंद नहीं है जवाब देने के लिए। जैसे मूल रूप से मैं उन 10 बेसिक अधिकारों के बारे में आज बात करूंगा, जो कि 2 हिस्सों में बटेंगे। कुछ होंगे फंडामेंटल राइट्स और कुछ होंगे लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है, और जो लीगल राइट्स हैं वो कई अलग अलग बेसिक एक्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसके अंदर वैसे ही भी प्रोवाइडेड है। लीगल राइट्स वो होते हैं जो आर्टिकल 13 से लेकर आर्टिकल 32 के अंदर ना आए। आर्टिकल 13 से आर्टिकल 32 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उनमें से मैं आज 3 बेसिक राइट्स के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में रोज़मर्रा में उतनी बातें नहीं होती हैं। पहला, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब हर भारतीय नागरिक को जानकारी का अधिकार। वो सवाल जो कि हम सरकार से पूछना चाहते हैं और वो मीडिया नहीं पूछ रही है, जैसे एक ऐसा पर्सनल
आपकी खुद की कोई बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी है, आपके मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड जानकारी है, जो आप कंफर्म करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं अपने किसी सरकारी अधिकारी से, जो आपको जवाब नहीं दे रहा है, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर RTI फाइल करें, जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है। ज़्यादातर इसमें पैसा नहीं लगता है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट लगता है, और BPLs को तो बिल्कुल पैसा नहीं लगता है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीब हैं, उनको फ्री में राइट टू इन्फॉर्मेशन फाइल करने का, RTI फाइल करने का अधिकार है। लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगता है वो 10 रुपये लगता है हर RTI का, ऑनलाइन ऑफलाइन। 45 से लेकर 90 दिन अलग अलग प्रोविजंस हैं, जिसमें 45 से लेकर 90 दिन के बीच में इन सरकारी अधिकारियों को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर RTI का जवाब नहीं दिया जाता है और उसका रीज़न, जो उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया है, वो सही नहीं है, तो आप इस पर अपील्स फाइल कर सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड होता है, जो कि इनकी अपीलों को देखता है। पहले होता है फर्स्ट अपील, और एक फिर होती है सेकेंड अपील, फिर उसके बाद CIC के सामने, जो कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है, उसके सामने आप इस पर केस भी फाइल कर सकते हैं। पहली बात, मैं इसको भी काफ़ी संक्षेप में बताना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का सरकार जवाब दे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं और कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके सरकार जवाब पब्लिक डोमेन में कभी रिलीज़ नहीं कर सकती। जैसे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, उससे रिलेटेड, जो कि भारतीय डिफेंस या भारत की किसी सीक्रेसी को मेंटेन करने। लेकिन राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 का हिस्सा है भारतीय संविधान में, वो बड़ा वास्ट टॉपिक है। उसी के अंदर लिबर्टी को भी जोड़ा गया है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का मतलब होता है कि आपके पास जीने का तो अधिकार है, आपके पास एक इज्जतदार जीवन जीने का अधिकार है, जिसके तहत आपके सम्मान, आत्मसम्मान और आपकी लिबर्टीज को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की एक जजमेंट थी, जिसके अंदर इसके बारे में काफ़ी एक्सटेंसिव तरीके से बताया गया था। जिनको इसके बारे में अच्छे से डिटेल में जानना है, वो जजमेंट को रेफ़र कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो कुछ 4 से 5 बेसिक जजमेंट्स हैं, जिनके तहत इसके बारे में पता कर सकते हैं। ज़्यादातर हम सिर्फ पेपर्स में इनके बारे में सुनते हैं, लेकिन इनको अगर कोई मूल रूप से देखना चाहता है, जो आगे चल के लीगल स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, वो AK गोपालन, केशवानंद भारती, इन बेसिक केसेस, गोलकनाथ के केस को पढ़ें, वो बोमई के केस को पढ़े, और इन SR बोमई के केस को पढ़े, और इन सब केसेस से आपको एक बेसिक नॉलेज समझ में आ जाएगा। क्योंकि आर्टिकल 21 सिर्फ एक लाइन नहीं है, बहुत वास्ट है। हर भारतीय नागरिक को जीने का अधिकार, एक अच्छा जीवन जीने का। इसी के तहत मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो कि लीगल राइट है, DPSP में आता है, वो पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो है कि हर आदमी को, अगर गरीब आदमी है और वो किसी क्रिमिनल या सिविल केस में फंस जाता है, क्रिमिनल केस में कोई गरीब आदमी अरेस्ट हो गया, तो उसके पास फ्री लीगल एड का अधिकार है, जो कि 39A के अंदर आता है भारतीय संविधान। फ्री लीगल एड के तहत अगर वो कोई वकील अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ये सरकार उसके लिए वकील करके देगी। वो सरकार ने असल में जज अपॉइंट करवा देते हैं, जो कि फ्री लीगल एड उसको प्रोवाइड होती है। तो हर आदमी के पास अपना लीगल केस लड़ने का भी एक बेसिक अधिकार है, लीगल राइट है, जो कि आर्टिकल 39A के अंदर प्रोवाइडेड है, फ्री लीगल एड। बिना वकील के कोर्ट में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, उसे हाइड, मतलब वो हाइड नहीं कर सकता है तो सरकार से, अगर वो खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता है। लीगल राइट है कि आप उस सामान से रिलेटेड पूरा कंपनसेशन डिमांड कर सकें। इसके लिए आपको बस एक चीज़ की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो है कि रिसिप्ट अपने पास रखें, ताकि कंज्यूमर फोरम में आप इसकी आपने कोई दुकानदार के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा सकें, कंप्लेन कर सकें। कंज्यूमर फोरम्स काफ़ी तेज़ी में काम करती हैं अगर आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशंस पूरे हैं। ये वेरियस अमाउंट्स से जो आपकी सामान है उसके अमाउंट्स उसकी जो कॉस्ट है उससे डिफ़र करते जाते हैं। जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी जुडिशनल लेवल बढ़ती जाएगी। कंज्यूमर फोरम के राइट्स के अलावा हमारे पास इन्हीं मर्चेंट्स के खिलाफ कंप्लेन करने के कई और तरीके हैं। आप इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी कारणवश आप
एज अ डीलर और वो एज अ मर्चेंट, इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हो जाता है उस सामान से या उस काम से कंप्लीट होने से रिलेटेड, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान उसको दिया, आप मर्चेंट हैं। अब मैं उन राइट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो एक शॉपकीपर्स के पास प्रोवाइडेड है, जो एक सामान बनाने वाले के पास प्रोवाइडेड है, एक सामान की डीलरशिप प्रोवाइड करवाने वाले के पास होते हैं। जैसे आप मर्चेंट हैं, आपने वो सामान उस आदमी को दिया कि तुम जाके उस सामान को बेचो। सही। वो ऐसा कंप्लीट नहीं करता है, वो अपने से की जो पैसे हैं वो आपको पूरे कंप्लीट करके नहीं देता है, तो सिविल रेमेडी भी है आपके पास, उसमें आप रिकवरी सूट उसके खिलाफ फाइल कर दें। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि आप उसके खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट करा लें, आप उसके खिलाफ थेफ्ट की भी कंप्लेंट करा सकते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। 438 IPC के अंदर उसको काफ़ी डिफाइन किया गया है। अब मैं बात करना चाहूँगा, जब हम इन्हीं राइट से बात कर चुके हैं, इससे रिलेटेड बात कर चुके हैं, वो हम अब बात करेंगे बेसिक जानकारियों की, जो कि हमारी सिविल केसेस की तरफ आता है मूल रूप से, क्रिमिनल लाइन। अब जैसे आपकी कोई पुश्तैनी ज़मीन है या आपकी किसी भी प्रकार की आपकी खरीदी हुई ज़मीन है जो कि आपके नाम पे है, आप उसके ओनर हैं, वो सरकार द्वारा किसी नेशनल प्रोजेक्ट या स्टेट प्रोजेक्ट को लेके एक्वायर कर ली जाती है, तो आपके पास क्या अधिकार है, आप क्या करेंगे? लैंड एक्विजिशन 1894 जो कि बेसिक एक्ट था, पुराना एक्ट था, उसके अंदर सेक्शन 4 और 6 जो कि बेसिक सेक्शन होते हैं, उसके अंदर सरकारी महकमे को, जो कि उस समय अगर आप देखें तो एडीएम होना चाहिए, उसे नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है कि मैंने NHAI, अगर नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है तो NHAI ने इतनी लैंड हमने एक्वायर कर ली है, तो वो एक्वायर अगर की गई है तो वो सेक्शन 4 और 6 के अंदर उसके नोटिस निकलेंगे। अगर वो नोटिस निकल चुके हैं तो फिर उसके बाद आप अपनी कंपनसेशंस की डिमांड करना चालू कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने एडीएम के पास जाएं और उनको कंज्यूमर फोरम के आपके राइट्स के बाद आपको मैं और चीज़ें कुछ जो बेसिक बताना चाहूँगा, जो कि घरेलू है काफ़ी। मान लीजिए किसी के घर में कोई सिलेंडर जो कि लीगल सिलेंडर है, लीगली खरीदा गया सिलेंडर है, सब्सिडाइज है या कैसी भी नॉन सब्सिडाइज भी हो, वो सिलेंडर फट जाता है किसी भी कारणवश और वो सिलेंडर के अंदर कोई फॉल्ट है, तो आपका 50 लाख का ऑटोमेटिक कंपनसेशन उसमें बनता है। अच्छा, ये तो हमें पता भी नहीं था। सिलेंडर फटने पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट में भी ये बात आपको मेंशन रहेगी कि 50 लाख का कंपनसेशन बनता है अगर सिलेंडर फट गया। यदि हमारे घर का सिलेंडर फट गया तो किसी के भी घर का, आपके घर का ना हो, किसी का या किसी इंसान के घर का, अगर भारतीय नागरिक के घर में किसी भी प्रकार, चाहे वो HP का हो या किसी भारतीय गैस का हो, किसी भी कंपनी का सिलेंडर हो, किसी भी एजेंसी से आया हो, अगर वो फट जाता है और वो लीगली खरीदा गया सिलेंडर है तो 50 लाख का कंपनसेशन बनता है। अच्छा। उसके अलावा एक और जो मैं बेसिक राइट बताना चाहता हूँ, वो CRPC के अंदर काफ़ी प्रोविजनल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है, लेकिन लोग उतना ध्यान नहीं देते। महिलाओं को अरेस्ट नहीं किया जा सकता शाम के 6 बजे के बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं हैं, उनके कुछ अधिकार होते हैं और पुलिस अधिकारी महिलाओं को अरेस्ट नहीं कर सकते। महिला पुलिस अधिकारी का मौजूद होना जरूरी है किसी भी महिला को अरेस्ट करने के लिए। मतलब जेंट्स नहीं कर सकते हैं? जेंट्स तो कर ही नहीं सकते। हाँ। महिलाओं को रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस हैं तभी अरेस्ट किया जा सकता है। फिर एक और जो बेसिक राइट महिलाओं को प्रोवाइडेड है वो इक्वल वेजेस का है। आपने जितना काम किया और कोई आदमी अगर उतना काम कर रहा है तो आपके पास अधिकार है इक्वल वेजेस का, अगर वो काम सेम है, उसका क्वालिटी सेम। इसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस भी हैं जिसके बारे में हर आदमी को जानकारी होनी चाहिए। स्टेट टू स्टेट मिनिमम वेजेस बदलती जाती है, हरियाणा की अलग होगी, मध्य प्रदेश की अलग होगी, लेकिन हर स्टेट के काम करने वाले नागरिक को जो कि काम कर रहा है किसी कंपनी में, किसी अनस्किल्ड लेबर कर रहा है या स्किल्ड लेबर कर रहा है,
वो डिवाइडेड है। स्किल्ड लेबर्स के लिए अलग मिनिमम वेज होता है, अनस्किल्ड लेबर के लिए अलग मिनिमम वेज होता है। तो सरकारी जो आपकी स्टेट की सरकार के द्वारा बनाया गया पब्लिक पॉलिसी में मिनिमम वेज है, आप उसे चेक करें। अगर आपको उससे नीचे हैं तो आप उस लेबर कमीशन में जा सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, लेबर कोर्ट्स में जा सकते हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये हम नागरिकों का अधिकार है, राइट। इसी के साथ साथ एक और मैं बेसिक मोटर व्हीकल से रिलेटेड एक राइट के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि शराब से रिलेटेड है। जो लोग शराब पीते हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि ब्लड के 100 ml के अंदर अगर 30 ml अल्कोहल है तो इट इज़ लीगली, अगर 30 ml से नीचे है तो इट इज़ लीगली वैलिड फॉर देम टू ड्राइव। अच्छा, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए, लेकिन कई बार पुलिस अधिकारी पकड़ लेते हैं, तो इस बात की भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, तो हमें इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज मतलब जानकारी मेरा ऐसा होनी मानना चाहिए है कि सबको। हर भारतीय नागरिक को इतनी बेसिक जानकारी जागरूक होना चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर आपको इससे इन्हीं लीगल किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई जानकारी चाहिए डिटेल में, या उसके लिए एडवाइस चाहिए, तो आप इनके मेल आईडी को नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।